नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया सैनिक क्राइम फाइट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो गांधी जी की हत्या से संबंधित है। गांधी जी की हत्या क्यों हुई? गांधी जी की हत्या के पीछे क्या कारण था? तो दोस्तों, आज मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नाथूराम गोडसे एक मानसिक तौर पर बीमार थे, तो उन्होंने गोली चला दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नाथूराम गोडसे पूरी तरह ठीक थे। उन्होंने बड़े सोच समझ कर गोली चलाई और उनका कहना यह था कि अगर मैं गोली ना चलाऊं, अगर ये जीवित रहते हैं, अगर ये जिंदा बच जाते हैं, तो हमारा जो देश है, भारतवर्ष, वो पूरी तरह खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने गोली चलाई। चलिए, मैं हत्या के बारे तो बाद में बात करूंगा, इससे पहले गोडसे जी के बारे आप जान लें। गोडसे जी का जो जन्म था वो 19 मई 1910 एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनके परिवार में पहले जो 3 बच्चे थे वो लगातार उनकी मृत्यु होती गई, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो इनके परिवार को ये एक चिंता हो गई कि ये जो चौथा बच्चा पैदा हुआ है, कहीं ये इसकी भी मृत्यु ना हो जाए। तो इन्होंने इनके नाक में एक नथ डलवा दी। इनके नाक में एक नथ डलवाने से इनका नाम नथुराम पड़ गया। लोग इन्हें नथु नथु के नाम से कहने लगे और बाद में ये जो आगे जाकर नाथूराम गोडसे के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए, वीडियो ज्यादा लंबी ना, हम बात शुरू करते हैं कि 20 जनवरी 1948 को वर्ला हाउस दिल्ली में बम फटता है। बम फटने से काफी खलबली मच जाती है और गांधी जी अक्सर वर्ला हाउस में बैठते थे। और वर्ला हाउस में बम फटने से गांधी जी को यह समझ नहीं आता है कि आखिर बम क्यों फटा, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो बम फटा था वो गांधी जी की हत्या के लिए फटा था। तो नाथूराम के दोस्त और कुछ और जो इस हत्या में शामिल थे, उन्होंने 20 जनवरी को ही तैयारी कर ली थी, लेकिन गांधी जी बाल बाल बच गए। तो गोडसे और नारायण आप्टे जो हम साथ रहते थे, बाद में उनको नाथूराम गोडसे के साथ फांसी भी हुई। ये दिल्ली से मुंबई चले जाते हैं। मुंबई जाकर मीटिंग करते हैं कि इस बार गांधी जी बच गए, हमारा निशाना चूक गया, लेकिन अगली बार गांधी जी नहीं बचना चाहिए। तो ये 27 जनवरी को मुंबई से बाई प्लेन दिल्ली आते हैं। और दिल्ली आने के बाद इनका जो तीसरा दोस्त था विष्णु करकरे के नाम से जानते थे लोग सभी, उनसे कहा कि तुम पिस्टन का जुगाड़ रखो, पिस्टन का इंतजाम होना चाहिए क्योंकि हम प्लानिंग करके आएंगे। लेकिन जैसे ही ये उनसे मिलते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास कोई भी पिस्टल का इंतजाम नहीं हो सका। तो गोडसे जी काफ़ी नाराज हो जाते हैं। गोडसे जी कहते हैं कि ठीक है, मेरा एक दोस्त है ग्वालियर में, डॉक्टर परचरे, जो कि होम्योपैथिक दवाइयों का काम करता है, शायद उसके पास कोई जुगाड़ हो जाए। और ये उसी दिन रात की ट्रेन पकड़ते हैं, आप्टे के साथ ग्वालियर चले जाते हैं। और ग्वालियर जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर परचरे को कहता है कि हमें पिस्टल चाहिए। तो डॉक्टर परचरे कहता है कि तुम्हें क्या करनी है? तो गोडसे जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी वक्त कम है, तुम कहीं ना कहीं से मुझे पिस्टल का जुगाड़ कर दो। तो शाम के वक्त जो था वो पिस्टल जुगाड़ कर दी गई। तो ये 28 तारीख को रात की ट्रेन से वापस दिल्ली आती है। और दिल्ली में पहले से ही विष्णु ने सारा इंतजाम कर रखा था। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक अतिथि गृह में ये ठहरे हुए थे। तो तीनों ने वहां मिलकर प्लानिंग की कि किस तरीके से, अब पिस्टल तो जुगाड़ हो चुकी थी, लेकिन इनके दिमाग में ये था कि गांधी जी को मारना कैसे है, तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी थी। तो इन्होंने
एक सुनसान जगह थी जहाँ जाके उन्होंने प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करने के बाद एक चीज़ और थी कि पिस्टल को लेके हम वर्ल्ड हाउस जाएंगे कैसे। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक कैमरे का इस्तेमाल करें, जो कि पुराने ज़माने का ट्राइपॉड पर रखकर ऊपर से कपड़ा डाल दिया जाता था। तो उसके अंदर हम पिस्टल रख लेंगे और पिस्टल रखने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब ये चांदनी चौक दिल्ली के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक ट्राइपॉड वाला कैमरा खरीदने की बात करते हैं। तो वो शॉपकीपर जो दुकानदार था वो कहता है कि भाई साहब अब तो इन कैमरों का यूज़ होता नहीं है, मार्केट में काफ़ी छोटे छोटे कैमरे आ चुके हैं, तो इनका आप क्या करोगे। तो इनके दिमाग में एक बात आती है कि शायद कहीं हम पकड़े ना जाएं, क्योंकि पहले ही एक मौका चुक चुका है, मौका चुक हो गया है, मतलब गांधी जी बच गए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम ऐसा करते हैं। जो नारायण आप्टे थे उन्होंने कहा कि हम बुर्का खरीद लेते हैं, तो बुर्के में किसी को शक भी नहीं होगा। तो इन्होंने एक बुर्का खरीदा और बुर्का हालांकि पहन के देख तो सकते नहीं थे। तो ये अपने अतिथि गृह में वापस आते और जाके बुर्का चेक किया तो जो गौडसे जी थे उनको काफ़ी टाइट था, उनके जो बाजू थे वो उसमें अच्छे से आ भी नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं गोली कैसे चलाऊंगा। तो ये जो प्रोग्राम था ये भी कैंसिल हो गया। अब समय कम था, वक्त बीतता जा रहा था, तो इन्होंने सोचा कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई हमें इंतजाम तो करना ही पड़ेगा पिस्टल ले जाने का। तो इन्होंने क्या किया कि एक फौजी की वर्दी जो फौजी पहनता है वो वर्दी का इस्तेमाल किया। वर्दी खरीदते और वर्दी खरीदने के बाद पिस्टल का जो अंदर रख के ऊपर से शर्ट से ढक लेते हैं ताकि किसी को कोई शक ना। और वैसे भी फौजी की वर्दी में कोई ज़्यादा शक नहीं करेगा। और दोस्तों गौडसे जी बिरला मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ और मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, क्योंकि बाहर संतरी भी खड़ा था तो उसे देखते हुए जाना था। तो ये भी एक काफ़ी मुश्किल की घड़ी थी। तो दोस्तों पीछे से आप्टे और विष्णु ये देखते हैं कि कोई हलचल नहीं है और संतरी बाहर खड़ा है। तो उनको ये लगता है कि गौडसे जी मंदिर के अंदर जा चुके हैं। और मंदिर के अंदर जाने के बाद जब गौडसे जी देखते हैं कि महात्मा गांधी जी तख्ते पर नहीं बैठे हैं, तो उनको ये लगता है कि आज लेट कैसे हो गए हैं। इनका वक्त तो 5 सवा 5 के बीच में होता है। जब पता चला कि गांधी जी पटेल जी के साथ कोई मीटिंग में व्यस्त थे इसलिए उनको लेट हो गया। और 5:15 बजे वो जैसे ही बिरला हाउस से बाहर प्रार्थना सभा के लिए आते हैं तो वो भीड़ के अंदर से ही आ जाते हैं। वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो गौडसे जी ने सोचा कि तख्त में बैठने से पहले ही ये सही मौका है और मैं इस वक्त ही गोली चलाऊंगा। उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। सामने महात्मा गांधी को देखकर गौडसे जी ने अपनी पिस्टल निकाली, लेकिन पिस्टल चलाने से पहले उन्होंने ये सोचा कि एक बार मैं इनके पैर इनके जरूर छूंगा, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। तो उन्होंने पहले पैर छुए और पैर छूने के बाद पहली गोली उनके सीने में दाग दी। तो गोली लगने से ही वहाँ खलबली मच गई और वहाँ लोगों ने सोचा कि महात्मा जी की किसी के साथ दुश्मनी थी नहीं, तो ये गोली कैसे चली। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया और उसके बाद उन्होंने दूसरी और तीसरी गोली लगातार महात्मा जी पे चला और महात्मा जी जमीन पर गिर पड़े। और उनकी जो धोती थी, सफ़ेद रंग की धोती पहनते थे, वो लाल रंग से नाथूराम गौडसे भागे दिल्ली हो, क्योंकि नाथूराम जी बताना चाहते थे कि मैंने क्यों मारा। उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया। तो अपने आप को आत्मसमर्पण करने के बाद जब कोर्ट में केस चला, तो हालांकि उस समय जो उनके जो दोस्त थे नाना आप्टे और विष्णु, ये दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में ये भी पकड़ लिया गया। केस चलने के बाद पता चला कि इनमें 8 लोग शामिल थे। 3 लोगों के बारे तो मैंने आपको बता ही दिया, नाथूराम गौडसे, विष्णु और आप्टे।
और बाकी जो लोग थे उनमें वीर सावरकर, मदन लाल दीपंकर भटके के नौकर, और डॉक्टर परचरे जो ग्वालियर के थे, और एक गोपाल गोडसे जो इनके सगे भाई थे नाथूराम गोडसे के। तो वीर सावरकर, मदन लाल दीपंकर भटके के जो नौकर थे, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो इनको छोड़ दिया गया, इनको बरी कर दिया गया। विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे और डॉक्टर परचरे को उम्र कैद हुई। गोडसे जी थे नाथूराम गोडसे और नाना, इनको अम्बाला जेल में फांसी दी। हाई कोर्ट में जब केस चला तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इन्होंने तकरीबन 102 पन्नों की एक पूरी डिटेल लिखी, और मैं डिटेल के बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात यह है कि नेहरू जी जो कांग्रेस मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने इस डिटेल को पब्लिश होने से, प्रकाशित होने से रोक दिया। उनको पता था कि अगर ये डिटेल अखबारों में छप गई तो भारतवर्ष की छवि ही कुछ और होगी, क्योंकि 1925 में आरएसएस के गोडसे जी सदस्य थे और ये कट्टर हिंदू थे। तो इनको ये लगता था कि गांधी जी भी कट्टर हिंदू हैं, और मंदिर में ये कभी नहीं जाते हैं और मस्जिद में जाकर ये पूजा अर्चना करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, जो भी है। तो इस चीज़ से काफ़ी खफा थे और इनको लगता था कि ये हमेशा मुसलमानों का साथ देते हैं। बंटवारे के समय हिंदू और मुसलमानों में जो दंगे हुए थे, ट्रेनें भर भर के वहाँ से लाशों की आती थी पाकिस्तान से, और यहाँ से इंडिया से भी पाकिस्तान जाती थी। तो उनको ये लगता था कि ये पूरी तरह गांधी जी ही इस हिंसा के जिम्मेवार है। तो और जो दूसरी वजह थी कि जो उस समय 150 करोड़ आरबीआई के पास थे, तो आधे हिस्से में पाकिस्तान के 75 करोड़ आते थे। तो 20 करोड़ जो थे पहली किस्त आरबीआई ने पाकिस्तान को दी, और उन्होंने ये कहा कि बाकी के जो पैसे हैं वो हम आपको किस्तों में देंगे। और 22 अक्टूबर 1947, बस 2 महीने बाद, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया कश्मीर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि कश्मीर जो था वो भारत के हिस्से में था। तो नेहरू जी ने और सरदार पटेल ने यह कहा कि अब हम जो बाकी बचे 55 करोड़ है, ये इनको नहीं देंगे। तो यहाँ एक गलत फहमी गोडसे जी को हुई 55 करोड़ को लेकर। गांधी जी ने 13 तारीख को अनशन शुरू किया, 13 जनवरी को, कि ये जो पैसे 55 करोड़ इनको दिए जाए, पाकिस्तान को दिए जाए। तो दोस्तों, गांधी जी अपनी जगह इसलिए सही थे कि वो हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने अनशन किया, लेकिन गोडसे जी ने यह सोचा कि ये फिर से पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, और जो 55 करोड़ उनको देने हैं उसके लिए इन्होंने अनशन कर दिया। जबकि वो अनशन उन्होंने इसलिए किया था कि ये जो हिंसा है ये रुक जाए, और उन्होंने जिन्ना जी से बात की कि मैं पाकिस्तान आकर सभी भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि आप हिंसा छोड़ दें। तो ये 55 करोड़ का जो मुद्दा था, ये एक मेन कारण था। लेकिन जब 13 तारीख को अनशन हुआ तो सरदार पटेल और नेहरू ने ये कहा कि ठीक है, ये 15 तारीख हम इनको 55 करोड़ वापस देंगे, और ये 15 तारीख को ये इस बात का निर्णय ले लिया गया। लेकिन गांधी जी ने 19 तारीख तक अनशन किया। अब अगर 15 तारीख को इस चीज का निर्णय हो चुका था कि 55 करोड़ पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे, तो फिर गांधी जी ने 19 तक अनशन क्यों किया? शायद यहाँ ये जो तर्क था गोडसे जी का, ये वितर्क बन गया। तो इस वजह से भी इनको ऐसा लगा कि भारतवर्ष के बंटवारे और मुसलमानों की ज़्यादा तरफदारी करने के मामले में गांधी जी ने भारतवर्ष के साथ, हिंदुओं के साथ गद्दारी की, और पाकिस्तान जाने के लिए ये तैयार हैं।
यहाँ हिंदू भी मर रहे हैं भारत में, ये पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो मेन एक मुद्दे की बात थी कि गौडसे जी ने जो अपने बयानों में भी ये कहा कि 23 मार्च 1931 1931 तो जब फांसी हुई भगत सिंह को, तो उससे पहले 1 साल पहले 1930 में जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, तो दांडी यात्रा करने के दौरान बहुत सारे आंदोलनकारियों को अंग्रेज सरकार ने जेलों में बंद कर दिया था और गांधी जी खुद गिरफ्तार हुए थे। जब गांधी जी जेल से रिहा होते हैं तो उस वक्त अंग्रेज सरकार ने गांधी जी से बात की कि आप अपने आंदोलन को वापस लें, हम एक समझौता करते हैं कि जो भी आंदोलनकारी जेलों में बंद है उसे हम रिहा करेंगे। तो भारतवर्ष के लोगों को उस वक्त ऐसा लगा कि भगत सिंह जेल के अंदर थे तो भगत सिंह भी जेल से बाहर आ जाएंगे, और वो सच्चे दिल से यही चाहते थे। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि गांधी जी ने समझौता तो किया, उनके जो आंदोलनकारी थे उनको छोड़ दिया गया, लेकिन भगत सिंह के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। एक बुक 1996 में प्रकाशित हुई, द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, जिसमें एजी नूरानी साहब ने यह कहा कि अगर गांधी जी दिल से चाहते तो भगत सिंह को कभी फांसी नहीं होती। अब भगत सिंह का जो वक्त था वो करीब आ रहा था, तो 1931 में देश की जनता ज़्यादा खफा हो चुकी थी गांधी जी से, क्योंकि उनको ये लगता था कि गांधी जी के चलते ही भगत सिंह जेल से बाहर नहीं आ रहे। अगर गांधी जी चाहते तो ये अनशन कर सकते थे, मरण व्रत कर सकते थे, तो अंग्रेजों को इनको छोड़ना ही पड़ता, और आज भारतवर्ष की छवि ही कुछ और होती। तो मैं यहाँ बता दूं आपको कि इन सारी बातों को, सारी गतिविधियों को, राजनीतिक गतिविधियों को गौडसे जी बड़ी गहराई से ले रहे थे। आज उनकी उम्र उस समय कोई तकरीबन 20 साल की होगी, और उन्होंने इन सारी बातों को गहराई से लिया। इनको पूछा गया तो इन्होंने, गांधी जी ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान 18 फरवरी 1931, मतलब तकरीबन 1 महीना पहले, इन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस नहीं चाहती थी, कांग्रेस मंत्रिमंडल चाहता ही नहीं था कि भगत सिंह के बारे में बात करूं। तो गांधी जी ने ये कॉन्फ्रेंस में कहा। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता था, मेन बताने का मेरा कारण यही था कि गौडसे जी ने जो गांधी जी की हत्या की, उसकी जो मेन वजह थी वो कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि उनको लगता था कि गांधी जी गलत डिसीजन ले रहे हैं, बंटवारा हो गया, हिंसा हो गई। तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से गौडसे जी ने गांधी जी। दोस्तों मेरा अलविदा कहने का वक्त आ गया, मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन दोस्तों जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी सारी जानकारी लेने के लिए मुझे बहुत सारी बुक, नेट पर डाटा और वीडियोस, काफ़ी कुछ मुझे देखना पड़ता है, और बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, कहीं कुछ मुझसे गलत शब्द ना कहे जाएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूँ। नमस्कार दोस्तों।